हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नैलवाल। बीएमएस फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान के सिलेबस के क्रम में हमने पिछली क्लास में धातु पोषण न्याय में खले कपोत न्याय तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, और एक और छोटा सा सिद्धांत है व्याधित रूपीय, तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के बारे में कि ये सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, लोक और पुरुष साम्य। साम्य का मतलब होता है सिमिलैरिटी। लोक का मतलब है ये संसार, जो चारों तरफ आप चीज़ें देख रहे हैं, सारा ब्रह्मांड, ये सब लोक है। और जो पुरुष है, यहाँ पर जो पुरुष शब्द से मतलब लिया गया है वो है जीवात्मा। पुरुष यहाँ पर ये जो पुरुष और स्त्री वाला आप सुनते आ रहे हैं वैसा वाला पुरुष नहीं है। ये जो पुरुष है वो स्त्री शरीर पुरुष शरीर दोनों के लिए यूज़ होता है, या कोई भी ऐसा जीवात्मा शरीर है जो सजीव है उसके लिए पुरुष शब्द यूज़ होता है, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सिद्धांत ये कहता है, आचार्य चरक ने शारीर स्थान 4 में सिद्धांत के बारे में बता रखा है कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि हमें लोक में संसार में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सभी एक जीवात्मा में एक पुरुष शरीर में भी विद्यमान रहती हैं, और जो जो चीज़ें हमारे पुरुष शरीर में विद्यमान हैं वो सब चीज़ें बाहर लोक में भी विद्यमान रहती हैं। जैसे हमने पिछले सिद्धांतों में एक सोम सूर्य अनिल वाला आचार्य सुश्रुत का एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि कैसे वो हमारे शरीर के वात पित्त कफ से सिमिलर है, बाहर के जो सोम सूर्य अनिल है। ठीक है, जो आपका सोम है चंद्रमा, उसकी तुलना कफ से की गई है, सूर्य की तुलना पित्त से की गई है, और अनिल जो है जो बाहर की वायु है उसके शरीरगत वात से उसकी तुलना की गई है। तो ये भी एक लोक पुरुष साम्य का ही उदाहरण है कि हम लोक में दिखने वाली चीज़ों की अपने शरीर के अंदर चल रही चीज़ों से तुलना कर रहे हैं, सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं कि वो किस बेस पे सामान्य है। तो आचार्य चरक का यहाँ पे श्लोक देख लेते हैं। चरक शारीर 4 में जो उन्होंने बताया है, उन्होंने बोला है यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषः। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जितने भी लोक में मूर्तिमान भाव विशेष है। मूर्तिमान मतलब मूर्तिमान किसे कहेंगे? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने मूर्ति सुनी होगी, कोई किसी कलाकार द्वारा जो मूर्ति बनाई जाती है या भगवान की मूर्ति होती है, तो किसी चीज़ को मूर्त रूप देना मतलब कि उसे ऐसा रूप देना जिसे हम आँखों से देख पाए, अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर पाए, उसका एक आकार प्रकार हो, ऐसी चीज़ होती है मूर्तिमान। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जितने भी जो संसार में मूर्तिमान भाव विशेष है, जिनको भी हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं या अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर पा रहे हैं, वो सभी भाव जो हैं वो पुरुष में भी विद्यमान है। भाव विशेषा तावंता पुरुषे। जितने भी लोक में मूर्तिमान भाव विशेष हैं वो सभी पुरुष में भी हैं, और वाइसे वर्षा इसका है क्या, यावंता पुरुषे, जितने भी पुरुष में है तावंतो लोके, उतने ही भाव लोक में भी हैं, वैसे ही भाव लोक में भी। ये आचार्य चरक ने इस सिद्धांत के बारे में कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन आती है कि आचार्य चक्रपाणी ने इस सिद्धांत को मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी भी माना है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? मोक्ष का देखिए अर्थ क्या होता है। मोक्ष की स्थिति वो होती है जब आप सुख दुख में विभेद ना रह पाए, मतलब सुख में भी वही स्थिति हो, दुख में भी वही स्थिति हो, मतलब सुख दुख का आपको कोई अनुभव ना हो। तो आचार्य चक्रपाणी ने जब इस पर टीका करी तो उन्होंने ये बतलाया कि ये सिद्धांत कैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए एक द्वार है, एक उपयोगी साधन माना गया है। क्योंकि यदि आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि आपके शरीर के जितने भी सुख दुख हैं या जितने भी आपके शरीर में भाव हैं, वो उनका आपको अगर सही तरीके से ज्ञान हो जाएगा
तो आपको पता चलेगा कि जो सुख दुख है वो हमारे द्वारा ही उत्पन्न है, वो कोई अलग से एंटिटी नहीं है, और इसका ज्ञान होना ही मोक्ष प्राप्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने चरक शारीर में ही 4 में एक कुछ लोक पुरुष साम्य के उदाहरण बताए थे। लोकगत भाव और पुरुषगत भाव करके इन्होंने एक टेबल दी है। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस टेबल में इन्होंने पहले बताया लोकगत भाव मतलब ये जितने भी भाव हैं वो सारे क्या है, लोक में हमें देखने को मिलते हैं, पूरे अखिल ब्रह्मांड में ये सब चीज़ें विद्यमान हैं। और पुरुषगत भाव जो हमें एक जीवात्मा के अंदर, हमारे अंदर, किसी भी सजीव के अंदर जो देखने को चीज़ें मिलती हैं वो ये सब हैं। ठीक है, तो उसमें सिमिलैरिटी बताई है उन्होंने कि लोकगत भाव में जो पृथ्वी है महाभूत, वो है जिम्मेदार, मतलब वो किससे सिमिलर है, वो पुरुषगत भाव में मूर्ति से सिमिलर है। मूर्ति मतलब एक आकार, जो हमारा शरीर एक आकार लिए हुए है वो पृथ्वी महाभूत से सिमिलर करता है। उसकी सिमिलरिटी, आकार का जो कारण है वो पृथ्वी महाभूत है। इसी तरीके से आप है, तो आप जो है वो जल के लिए यूज़ होता है, तो लोकगत भाव में जो आप है वो हमारे शरीर के क्लेज से सिमिलर है, कि हमारे शरीर में भी जल का कुछ ना कुछ अंश है, तो वो अंश किससे, लोक में स्थित जल के अंश से सिमिलर है। अग्नि भी हम बाहर भी देखने को मिलते हैं, और संताप हमारे शरीर में भी उत्पन्न होता है, जो हमें ज्वर के समय देखने को मिलता है, या कोई भी ऐसा ताप जिससे हमारे शरीर की क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है। वायु को प्राण से कहा गया है, जो हमारी वायु बाहर जो बह रही है, अनिल को वैसे भी वात से कंपेयर किया गया है पहले, तो वही हमारे प्राणों के लिए जो वायु चल रही है, हमारी प्राण वायु है, उससे उसे सिमिलर कहा गया है। इसी तरीके से यहाँ पे आप कुछ ब्रह्म, इंद्र, सूर्य, इस तरीके से कुछ देवताओं के नाम भी देख रहे होंगे, तो वो देवता जिस चीज़ का प्रतीक माने गए हैं उस चीज़ की सिमिलरिटी हमारे शरीर से भी है। अंतरात्मा, इंद्र को अहंकारी माना जाता है, या सूर्य को सूर्य आदान कर्म, मतलब कि जो शक्ति है, बल को आदान मतलब दान का उल्टा, मतलब जो लेने का काम करता है शक्ति को, वो सूर्य है। तो हमारे शरीर में जो आदान कर्म होता है वो सूर्य से सिमिलर करता है, सूर्य की शक्तियों से सिमिलर करता है। रुद्र जो रूप माना जाता है वो हमारे शरीर में जो रोष है, क्रोध का रूप है, वो रुद्र को माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो सारे देवता जिन जिन एक भावों का प्रतीक माने जाते हैं वो भाव हमारे शरीर में उनसे सिमिलर बैठते हैं। ठीक है, एक सजीव शरीर में, एक जीवात्मा में, एक पुरुष में। उसके बाद यहाँ पे एक पूरी अवस्था की भी तुलना कर ली है लोकगत भाव और पुरुषगत भाव में, कि अब हमारा अगर जीवन ही देख लो, जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से हमारी मृत्यु है, तो हमारी अवस्थाएं चल रही हैं, वो भी लोक में जो युग चल रहे हैं उनसे सिमिलरिटी रखते हैं। कैसे, कृतयुग यानी जो सतयुग कहा जाता है वो है बाल्यावस्था से सिमिलर रख रहा है। त्रेता युग जो है वो आपका युवावस्था से, द्वापर युग वृद्धावस्था से, कल युग रोगावस्था से, युगांत जो है वो मृत्यु हो गया, और युगों का अंत क्या है, मृत्यु। जब हमारी मृत्यु होती है तो उसे माना जा रहा है आपका युगों का अंत, उसकी सिमिलरिटी युगों के अंत से मानी जा रही है। और इन सभी के जो है युगों के आपने कहीं ना कहीं वर्णन सुने हैं कि इन युगों में किस किस भाव की विशेषता रही है, कैसे कैसे अलग अलग राजाओं का राज रहा है, युद्ध रहा है। तो वो सारे जो भाव हैं, वैसे भाव इंसान के शरीर में इन इन अवस्थाओं में आते हैं जो यहाँ पर वर्णित है। ठीक है, ये है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत कि लोक की हमारे पुरुषगत शरीर में जीवात्मा से क्या क्या सिमिलैरिटी है, या उनको एक साम्य मानकर देखना, उनका अध्ययन करना, वो कहलाता है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। फिर है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का प्रयोजन यहाँ पर दिया है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का प्रयोजन बताते हुए आत्रेय कहते हैं कि लोक को अपने में और अपने को लोक में समान रूप से देखने से सत्या बुद्धि उत्पन्न होती है। संपूर्ण जगत को अपने में देखने से हमें ज्ञात होता है कि हमारे सुख और दुख के कर्ता हम स्वयं हैं, अन्य कोई नहीं। जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी
कि ये सिद्धांत ज़रूरी है क्यों। पहली बात तो ये अध्ययन की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रचना शारीर का हो, क्रिया शारीर का हो, हर जगह हर अध्ययन में हमें तुलनात्मक चीज़ें बता रखी होंगी कि इसकी तुलना इससे कर सकते हैं, इसकी तुलना इससे कर सकते हैं। जैसे कि धातु पोषण न्याय हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लोक पुरुष साम्य सिद्धांत ही दिखा रहे हैं कि हम बाहर जीवन में चल रही क्रियाओं की अपने शरीर में चल रही क्रियाओं से सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं कि जो बाहर हो रहा है वही हमारे अंदर हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो एक तो इसकी उपयोगिता है कि हमें शास्त्र ज्ञान इजीली हो जाता है, शास्त्र ज्ञान समझने में आसानी होती है, और दूसरा मोक्ष की प्राप्ति का उपाय भी लोक पुरुष साम्य सिद्धांत कहा गया है कि अगर हमें इस सिद्धांत की जानकारी होगी तो हमें पता चलेगा कि सुख दुख का कारण और कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है। तो इस वजह से हम मुक्त पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत वैसे तो अगर इसे डिटेल में पढ़ा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे भी है, पर बीएमएस फर्स्ट ईयर के हिसाब से इतना आपके लिए सफिशिएंट है अगर आप इतना एग्ज़ाम में लिख लेते हैं तो। उसके बाद एक छोटा सा सिद्धांत यहाँ पर दिया है, व्याधित रूपीय सिद्धांत, इसके बारे में देख लेते हैं। तो व्याधित रूपीय सिद्धांत जनरली गुरु व्याधित और लघु व्याधित पुरुष के बारे में है, जो चरक विमान 7 में कहा गया है। तो उन्होंने ये बोला है कि गुरु व्याधित, इससे क्या होता है, इस सिद्धांत को जानने से हमें ट्रीटमेंट लाइन में हेल्प मिलती है कि हम कैसे भली प्रकार किसी की चिकित्सा कर सकते हैं। तो उन्होंने रोगी व्यक्ति के 2 प्रकार बताए हैं आचार्य चरक ने। एक बोले हैं उन्होंने गुरु व्याधित और दूसरे बोले हैं उन्होंने आपके लघु व्याधित। यह खलौ द्वौ पुरुषो, 2 तरीके के पुरुष होते हैं, व्याधित रूपौ, व्याधित रूप में जो है गुरु व्याधित और लघु व्याधित। अब गुरु व्याधित उन्होंने चरक ने उनको बोला है जो कि यहाँ पर लिखा है कि बड़ी व्याधि से ग्रस्त हैं परंतु मन, बल, शरीर और उत्तम भावों से युक्त होने के कारण छोटी व्याधि से ग्रस्त हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। मतलब कि कई लोग आपने देखे होंगे जिनको बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आती है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, पर वो उस प्रॉब्लम को इतना दिखाते नहीं हैं। उनके अंदर सहन करने की क्षमता या उनका मनोबल या सात्विक प्रवृत्ति कह लीजिए, वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बड़ी से बड़ी दिक्कत को भी ऐसा दिखाते, या तो दिखाते ही नहीं है या फिर ऐसा दिखाते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी मामूली सा दर्द हुआ है, मामूली सी दिक्कत हुई है, और भले से ही उन्हें कोई बड़ी बीमारी कैंसर जैसी निकल जाए। ठीक है, तो ऐसे पुरुष कहलाते हैं गुरु व्याधित। वर्डिंग से याद रखना, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि गुरु व्याधित को हम लघु व्याधित में लिखाते हैं और लघु को गुरु में। तो गुरु व्याधित का मतलब जहाँ गुरु व्याधि से पीड़ित है, ठीक है, एक्चुअल में पीड़ित है, और लघु व्याधित मतलब जहाँ पर्टिकुलर रोगी लघु व्याधि से पीड़ित है, उसे कहा जा रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन बना सकते हैं। फिर लघु व्याधित में क्या है कि लघु व्याधित में बेसिकली ये है कि जो लघु व्याधित जो रोगी है वो बहुत छोटी बीमारी से पीड़ित है, पर वो इतना हाय हल्ला काट रहे हैं कि हमें जैसे पता नहीं क्या हो गया। ऐसे भी आप रोगी देखने को मिलेंगे आपको ओपीडी में कि जिन्हें दिक्कत बहुत छोटी सी होती है, पर वो 10 दिक्कत गिरा देंगे और 1000 तरीके की परेशानी गिरा देंगे। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं उनको कहा जाता है लघु व्याधित। अब इसका मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा योगदान है इस सिद्धांत का। वो कैसे कि हमें रोगी को काउंसलिंग करके हमें पहचानना होगा कि वो लघु व्याधित है कि गुरु व्याधित। अगर हम ऐसा पहचानने में सक्षम नहीं रहते हैं, हम नहीं पहचान पाते हैं, तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि गुरु व्याधित वाला जो पर्सन है उसकी व्याधि बड़ी है पर वो दिखा नहीं रहा, तो हम उसे कम पावर वाली मेडिसिन देंगे या थोड़ी शमन औषध दे देंगे जिससे उसका काम नहीं चलेगा, जिससे उसकी व्याधि नहीं दूर होगी। क्योंकि उसकी व्याधि गुरु है तो उसको ज़्यादा मात्रा में या औषध की ज़रूरत है या कुछ बहुत पावरफुल औषध की ज़रूरत है, और हमने उसे बहुत कम डोज दी है क्योंकि वो उसका दर्द इतना दिख नहीं रहा है, उसकी व्याधि इतनी दिख नहीं रही, तो वो उसकी व्याधि पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी। दूसरी तरफ
और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कहाँ कहाँ होंगे, अगर लघु व्याधित पुरुष आ जाता है, अगर हम उसके एक्सप्रेशन पे, उसकी बातों पर चले जाते हैं, ढंग से काउंसलिंग करके पता नहीं लगाते हैं कि वो लघु व्याधित है, तो हो सकता है कि हम उसे तीक्ष्ण औषधियाँ दे दें, तीक्ष्ण संशोधन की प्रक्रिया बता दें, तो उससे और मामला बिगड़ सकता है। जितनी उसको ज़रूरत नहीं थी, हमने उतनी मात्रा में उसे मेडिसिन या पथ्य ये सब बता दिए। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं उनको पहचानना ज़रूरी होता है। व्याधि रूपीय सिद्धांत यही कहता है। एक बार प्रयोजन भी इसका देख लेते हैं कि यही बात उन्होंने लिखी है कि अज्ञानी वैद्य गुरु व्याधित को लघु व्याधि से ग्रस्त समझकर मृदु संशोधन देते हुए दोषों को और अधिक बढ़ा देते हैं, और लघु व्याधित को बड़ी व्याधि से ग्रस्त समझकर तीक्ष्ण संशोधन देकर रोगी को और क्षीण कर देते। अतः चिकित्सा में सफलता के लिए गुरु और लघु व्याधि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है ये 2 सिद्धांत लेकर चल रहे हैं छोटे। इसके बाद एक लास्ट आ जाता है आपका जो दिया है प्रकृति समसमवाय और विकृति समसमवाय वाला, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है समझने में कई बार। तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे, और हम यहाँ पर डॉक्टर प्रबोध येरावर की बुक से पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास ये बुक है तो आप बुक खोल के पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपली जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, समझ में आपके जैसे जैसे आता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार उसके नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।